डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की। हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखा था। लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट। एज यू ऑल नो दैट पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर दोनों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय किसी सरकार के बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। सरकार को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली आय को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक आय। और किसी उसी वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय को यानी कि एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक व्यय। तो पब्लिक रेवेन्यू एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी इनकम आती है उस बजट का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसे हम पब्लिक रेवेन्यू, और जितना उसका खर्च होगा उस फाइनेंशियल ईयर में उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। बजट में हम देखें तो दो तरह के बजट बनते हैं। एक बनता है रेवेन्यू बजट, एक बनता है कैपिटल बजट। आप अपने कॉन्सेप्ट्स यहीं से क्लियर करिए कि रेवेन्यू बजट में हम क्या क्या दिखाते हैं। रेवेन्यू बजट में हम दिखाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल बजट बनता है उसमें हम कैपिटल रिसिप्ट्स दिखाते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो हम रेवेन्यू बजट में कैपिटल बजट में हम पूंजीगत क्या प्राप्तियां हो रही हैं और पूंजी व्यय कितना हो रहा है। तो हम दो तरह के बजट बनते हैं, एक रेवेन्यू बजट बनता है, एक कैपिटल बजट बनता है। तो हम इसे और डिटेल में देखते हैं कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या फ़र्क है। आपको बताऊं मैं यहाँ कि रेवेन्यू बजट जो होता है उसमें सार्वजनिक आय जिसको है हम उसे नोट करते हैं और ये करंट ईयर का होता है। इन द रेवेन्यू बजट द करंट एक्सपेंडिचर्स मैट आउट ऑफ डोमेस्टिक टैक्सेशन, यानी कि जितना हम ये हिसाब लगाते हैं, आप जानते हैं कि पहले हम एक्सपेंडिचर का हिसाब लगाते हैं, फिर उसके हिसाब से हम रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, जैसा कि प्रोसेस है। जबकि कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पूंजीगत अकाउंट में इट कवर्स दोज आइटम्स विच आर इन द नेचर ऑफ एक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ कैपिटल असेट्स, यानी कि ये इस तरह की प्राप्तियां होती हैं कि जिनके बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। लेकिन सबसे द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि जो भुगतान करना है उसी वित्तीय वर्ष में ना होकर वो आगामी किसी वित्तीय वर्ष में किया जाता है। यानी कि करंट रेवेन्यू बजट तो करंट इनकम करंट एक्सपेंडिचर, लेकिन कैपिटल बजट के केस में क्या होता है कि हम उसको प्राप्त तो अभी कर लेते हैं लेकिन शायद उसका भुगतान हम कई सालों के बाद भी कर सकते हैं। तो कैपिटल बजट में लाइबिलिटीज़ आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जिसको कि उन्हें आज नहीं तो कल रिसीव तो कर लेते हैं वो, बट दे हैव टू पे इट बैक। तो पूंजी खाता मेंटेन किया जाता है। इस राजस्व प्राप्तियों की प्रकृति जहाँ अल्पकालिक किसकी होती है, रेवेन्यू बजट जो होता है वो शॉर्ट पीरियड सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं जो कि जिनकी एंट्री कैपिटल बजट अकाउंट में होती है उनका भुगतान हम आने वाले कई सालों में करते हैं। यानी कि जितने हम बोरोइंग्स लेते हैं एक तरह से वो रिसीव तो कैपिटल बजट अकाउंट में होती है, लेकिन उसकी पेमेंट वो 10 साल का लोन है, 20 साल का लोन है, तो हम उसकी पेमेंट धीरे धीरे करते रहते हैं। तो इस तरह से रेवेन्यू बजट में हम सिर्फ करंट को कंसिडर करते हैं। कैपिटल बजट में कुछ ऐसी एंट्रीज भी होती हैं
जिनका पेमेंट बाद में किया जाता है, जबकि रेवेन्यू बजट में कोई लायबिलिटी नहीं होती। करंट आय आती है, सार्वजनिक आय आती है, और वो प्राप्तियाँ होती, राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं पैसों से सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर भी करती है, उसी से ही खर्चा करती है। अब हम देखते हैं कि दोनों में रिसिप्ट्स की बात करें, प्राप्तियों की बात करें, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में राजस्व जो सार्वजनिक आय है सरकार की, वो कौन कौन से सोर्सेस से होती है। हमने ये टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू पहले भी पढ़ा था। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में या बजट के संदर्भ में पढ़ते हैं कि टैक्स रेवेन्यू में जो भी पैसा, जो भी आय होती है सरकार को डायरेक्ट टैक्सेस से और इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन सा रखा जाता है? डायरेक्ट टैक्सेस में हम शामिल करते हैं निगम कर और इनकम टैक्स को, आयकर को और निगम। आप जानते हैं कॉरपोरेट टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट पे लगता है और इनकम टैक्स पर्सनल टैक्सेस पे लगता है। आप इसकी डिटेल जो है वो टैक्स हमने जब डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस डिटेल में पढ़ा था, वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम देखें तो जीएसटी, एक्साइज ड्यूटीज़ और कस्टम ड्यूटीज़ आती हैं। तो इन सब से जो भी आय होती है सरकार को, जो कि परोक्ष कर में हम देखें, आप जीएसटी के बारे में रोज़ न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। तो ये सब कर से जितना भी सरकार को लाभ होता है वो सारा हम रेवेन्यू अकाउंट में दिखाते हैं। इनसे जितना भी पैसा आता है उसकी एंट्री रेवेन्यू रिसिप्ट्स में यानी कि राजस्व प्राप्तियों में दिखाई जाती है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं लाभ और लाभांश, जो कि भारत सरकार की बहुत सारी औद्योगिक तथा वित्तीय संस्थाएं हैं। आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या सेल राज्य व्यापार निगम, और जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं या जीवन बीमा निगम एलआईसी है, उनसे भी सरकार को बहुत सारे लाभ और लाभांश प्राप्त होते हैं। उसकी एंट्री भी हम रेवेन्यू अकाउंट में करते हैं। फिर उसके बाद बहुत सी ब्याज आय भी सरकार को प्राप्त होती है। उसने राज्य सरकारों को पैसा दे रखा है, विदेशी सरकारों को भी उधार दे रखा है, तो उस पैसे पे जो ब्याज मिलता है सरकार को, वो भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड करते हैं। तो सरकार का वार्षिक ब्याज के रूप में जो आय है वो भी हम राजस्व प्राप्तियों में इंक्लूड करते हैं। कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी सरकार को प्राप्त होता है जिसका टैक्स से लेना देना नहीं, जैसे कि रेलवे से, डाक से, या भारतीय रिजर्व बैंक में भी सरप्लस रहता है। तो बहुत सारी सड़क और जल परिवहन योजनाएं, इन सब से भी सरकार को बहुत सरप्लस मनी होता है सरकार के पास। उसकी एंट्री भी हम कहाँ दिखाते हैं? इसी में ही दिखाते हैं। देन मिंटिंग ऑफ करेंसी, कुछ सरकार की राजकोषीय सेवाएं देती है सरकार, करेंसी, सिक्के, ढलाई, और राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों से, रेलवे से, दूर सरचार्ज से उसको इंटरेस्ट भी मिलता है और प्रॉफिट भी मिलता है। बहुत सारी जो जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करती है सरकार, सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज, तो उनसे जो भी सरकार को पैसा मिलता है वो भी हम राजस्व प्राप्तियों में इंक्लूड करते हैं। कुछ सरकार को फॉरेन एड भी मिलती है, इनके कैश भी और काइंड भी हो सकता है, कुछ सामान के रूप में मिले, कुछ उपकरणों के रूप में मिले। तो जो भी
सरकार एड प्राप्त करती है। इज द पॉइंट टू बी नोटेड इज एड, जिसको वापस नहीं देना है सरकार को। सहायता के रूप में जो भी पैसा आता है उसे भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इंक्लूड करते हैं, ना कि कैपिटल रिसिप्ट में, क्योंकि फॉरेन एड सरकार को वापस नहीं करना। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट जो है उसको भी सरकार को वापस नहीं करना होता, इसलिए हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड करते हैं। तो आप देखिए कि रेवेन्यू रिसिप्ट में जितना भी पैसा सरकार के पास आता है उसका उसे भुगतान नहीं, दोबारा नहीं करना। वो उसके अकाउंट में आ गया तो वो सरकार का ही पैसा है। जबकि कैपिटल जो अकाउंट होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमने देखी कि किस तरह से सरकार की आय है वो। और अगर हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो इसके अंदर हम कौन से स्रोत रखा जाता है जिनके बदले में भुगतान करना आवश्यक होता है। एक बार सरकार प्राप्त तो कर लेती है लेकिन इनको कभी ना कभी उसे वापस देना है। हो सकता है वो इस करंट ईयर में ना दे, आने वाले टाइम में दे, तो इसे हम पूंजी खाते के नाम से जानते हैं। अब हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, एक तो रिकवरी ऑफ लोन्स। सरकार ने जो बहुत सारे लोन्स विदेशी सरकारों को दे रखे हैं, स्टेट को दे रखे हैं, यूनियन टेरिटरीज़ को दे रखे हैं, जब वो लोन्स वापस आते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ होती है, पूंजी खाते में। तो पूंजीगत खाते में उसकी एंट्री होती है। फिर सरकार को बहुत सी आय होती है सिक्योरिटीज़ बेचकर। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कैसे सरकार पैसा जनरेट करती है बाय सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स। तो इन बॉन्ड से, सिक्योरिटीज से जो खुली मार्केट में बेचती है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम पूंजीगत खाते में डालते हैं, ना कि राजस्व प्राप्तियां नहीं है वो, ये क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां, क्योंकि ये सरकार को भुगतान आगे पीछे करना होता है। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सरकार बहुत सारे लोन्स लेती है IMF से, वर्ल्ड बैंक से, दूसरी कंट्रीज से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। तो वो लोन जब आते हैं तो उनकी एंट्री कहाँ की जाती है, उनकी एंट्री हम पूंजीगत खाते में करते हैं, यानी कि वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। वाई? बिकॉज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम दे हैव टू बी पेड बैक, उन्हें वो पैसा वापस करना है। आज नहीं तो कल, अगर 10 साल का लोन है तो 10 साल में, 20 साल का लोन है तो 20 साल में। फिर डिसइन्वेस्टमेंट्स भी करती है सरकार। आपको पता है कि सरकारी उपक्रम है, कभी बेच खरीद की जाती है उनकी, कुछ बेचे जाते प्राइवेटाइजेशन के अंडर या किसी और कारण से सरकार बेचती है, तो वो भी हम किस में इंक्लूड करते हैं, उससे जो पैसा आता है सेल करके अपने शेयर्स बेचती है या कुछ, तो वो भी हम पूंजीगत खाते में इंक्लूड करते हैं। फिर रिसिप्ट्स इन प्रोविडेंट फंड्स ऑफ इंडिया। प्रोविडेंट फंड में क्या है कि ये अल्प बचत होती है, राज्य लोक भविष्य निधियाँ या जैसे कि गैर सरकारी भविष्य निधियाँ, PF अकाउंट्स हैं, लोगों के पैसे आते हैं और जब वो रिटायर होते हैं तो ये पैसे वापस करने होते हैं सरकार को, इसका भुगतान उसे करना होता है। तो एक बार तो ये पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है, लेकिन उसके बाद ये वापस भी देना होता है। तो इस तरह से हम देखें कि बहुत सारी जो हैं ये मदें हैं जो कि कुछ रेवेन्यू अकाउंट में जाती हैं और कुछ जो हैं वो
पूंजीगत अकाउंट में आती हैं। उसका कारण आप समझ गए होंगे कि जितना भी पुरानी भी जो सरकार की लाइबिलिटीज़ होती हैं वो अगर मान लो कोई विदेशी सरकारों से सरकार ने ऋण लिया है तो उसका जो वापसी चालू वित्तीय वर्ष में होती है उस धन की ऋण की वापसी के तहत हम उसे कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड करते हैं। तो बहुत सारे बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब भी सरकार जारी करती है। इससे जो पैसा प्राप्त होता है वो भी हम नेट इनकम उसकी भी लोक लेखा प्राप्तियों के तहत रखते हैं। तो उसे इस तरह से सरकार की कैपिटल रिसिप्ट्स और आपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखी क्या किस तरह से सरकार के कैपिटल अकाउंट में कौन सा पैसा आता है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कौन सा पैसा आता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।